नमस्कार। राज के मीरा कन्या महाविद्यालय आपका स्वागत करता है। आज का हमारा वीडियो बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए है और हम चर्चा कर रहे थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध मेरी जन्मभूमि पर। और निबंधकार के रूप में हमने उनके पिछले वीडियो में चर्चा की थी द्विवेदी जी के निबंधकार स्वरूप की, विशिष्टता की। और आज हम निबंध को जो है पढ़ेंगे, क्योंकि व्याख्या जो है निबंध से आती है और सवाल भी कई बार छोटे निबंध के अंदर से पूछ लिए जाते हैं। तो हम जो है वो पूरा ही पाठ को हम पढ़ते हैं, सभी कक्षाओं में हम यही कर रहे हैं अभी। तो मेरी जन्मभूमि, लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सभी रचनाकार और मनुष्य मात्र भी अपनी जन्मभूमि से सभी प्रेम करते हैं, आपको पता ही है। और जन्मभूमि जो होती है मनुष्य की, वो उसके जीवन में हमेशा एक विशिष्ट स्थान रखती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रेम है वो जन्मभूमि, मातृभूमि से ही माना गया है। और इसी को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है वह अपने इस ललित निबंध में चर्चा करते हैं और वह बात करते हैं अपनी जन्मभूमि के बारे में। तो मैं अब उसका जो है वाचन शुरू करता हूँ। जिस गांव में साहित्य चर्चा करने के लिए बैठा हूँ उसका नाम ओझा बलिया है। यह मेरी जन्मभूमि है, ओझ बलिया। इस गांव के एक हिस्से को आरत दुबे का छपरा कहते हैं। यही वस्तु तो मेरी जन्मभूमि है, परंतु वह हमेशा से इस गांव का हिस्सा ही रहा है। यानी क्या कह रहे हैं राइटर, कहाँ बैठ के निबंध लिख रहे हैं? अपनी ही जन्मभूमि, अपने ही गांव पर, जिसका नाम ओझ बलिया है। इस गांव का एक हिस्सा आरत दुबे का छपरा कहलाता है। यानी आप जानते ही हैं, कई हमारे यहाँ भी राजस्थान में गांव, तो पंचायत जो होती है वो एक स्तर पर होती है और उसके अंदर घर थोड़े थोड़े दूर होते हैं। और कई बार ढाणियाँ आ जाती है उसमें छोटी बड़ी, कई बार 15-20 घर ग्राम पंचायत यानी मुख्यालय से थोड़ा 5-10 किलोमीटर होते हैं। ऐसे अलग अलग बिखरे हुए घर भी होते हैं। और बिहार में तो आप जानते हैं नदियाँ और पानी और बहुत कुछ रहा है, तो कई बार एक ही गांव के वहाँ पर जो है नदी बीच में आने पर इधर उधर भी दोनों बट जाता है। तो उसी तरह से वो बात कर रहे हैं कि भाई उनका जो हिस्सा है वो आरत दुबे का छपरा है और गांव का नाम जो है वह ओझ बलिया है। आरत दुबे मेरे ही पूर्व पुरुष थे, यानी इन्हीं के पूर्वज थे जो आरत दुबे थे। उन्होंने इस छोटे हिस्से को बसाया था, पर बसने के लिए थोड़ी सी भूमि बलिया गांव के मालिक ओझा लोगों ने उन्हें माफी में दे दी थी। पहले क्या होता था कि राजा महाराजा जो जमींदार होते थे, तो वो क्या होता था गांव में किसी को लाकर बसाते थे, या मान लीजिए किसी को उपाधि से, उनके गुणों कर्मों से प्रशंसा हुई तो एक तरह से अपने राजस्थान में जैसे जागीर दे दी जाती थी या जमीन दे दी जाती थी। या कई बार कोई मंदिर के ऐसे जो पुजारी होते थे उनको भी बाहर से लाके बसाया जाता था और बदले में उनको खेती करने योग्य और जीवन यापन के लिए बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा दे दिया जाता था। वैसे ही द्विवेदी जी के भी पूर्व पुरुष थे, उनको जो है वो जो मालिक ओझा लोग थे, उन्होंने जमीन जो है बलिया गांव वालों ने वो उनको एक जो है माफ़ी में दे दी। उसको अपने जो अरेबिक अपना उर्दू जो भाषा और शैली है उसके अंदर उसको माफ़ी की ज़मीन कहते थे। अभी भी रेवेन्यू डॉक्यूमेंट में वो चलता है माफ़ी की ज़मीन का बात। अब दोनों ही हिस्से एक हो गए हैं। इस तरह गांव के नाम के साथ दो शब्द जुड़े दिखते हैं, अवली पल्ली और छपरा। यानी अब वो जो अलग अलग जो उस समय पार्थक्य था, अब वो गांव घर बनते जाते हैं, धीरे धीरे वो एक हो जाते हैं। छपरा की परंपरा पूरब में छपरा शहर तक जाकर समाप्त हो जाती है और अवली गांव की परंपरा पश्चिम में बलिया तक आती है। ये आप जानते ही हैं कि छपरा और बलिया, और जो ये छपरा बिहार का बहुत प्रसिद्ध एक शहर है। तो छपरा की जो परंपरा है वो पूरब में छपरा तक जाती है और अवली ग्राम की परंपरा बलिया तक आती है। मेरा गांव संयोग से छपरा और अवली का योग है। मुझे इन शब्दों में इस भूभाग का चिरंतन इतिहास स्पष्ट रूप से समझ आता है। यानी द्विवेदी जी कह रहे हैं कि उनको जो है इस नाम से ही जो है इतिहास शब्द का, कई कई बार ऐसे गाँव के नाम होते हैं कि उनका नाम पढ़ते ही हमें इतिहास का बोध हो जाता है। वस्तुत बलिया और छपरा नाम के नगरों के मध्यवर्ती भूभाग को गंगा और सरजू जैसी दो महानदियों का कोप बराबर सहते रहना पड़ा। आप जानते हैं उस तरफ बारिश और बाढ़ का हमेशा से उत्तर प्रदेश और बिहार में हर साल की एक समस्या है, बाढ़ और बारिश का आना, और बहुत ज़्यादा वो होती है।
और चूंकि वो फ्लैट धरती है, पूरी उपजाऊ ज़मीन भूमि है, पहाड़ों का और उतना वहाँ पे जो नहीं है, इसीलिए वो जल्दी बाढ़ के उसमें आ जाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि वस्तुत बलिया और छपरा नाम के नगरों के मध्यवर्ती भूभाग को गंगा और सरजू जैसी दो महानदियों का कोप बराबर सहना पड़ता है। यानी जब बाढ़ आती है तो गंगा और सरयू, सरजू मतलब वही सरयू जो है, उन दोनों नदियों की बाढ़ से जो है वो बलिया और छपरा जो है काफ़ी बार जो है उनको कष्ट उठाना पड़ता है उस शहरों, यानी वो बाढ़ से वो डूब जाते हैं बहुत सारा हिस्सा। अधिकांश गांव सचमुच ही छप्परों के बने हैं। छप्पर आप जानते हैं कच्ची मिट्टी के और कई बार घास फूस से बने होते हैं, जिसमें पक्की सीमेंट की छत नहीं होती। पहले लोगों के वैसे ही घर होते थे, बाद में जब दिनों दिन पैसा आने लगा और तब जाके पक्की छत, और फिर योजना भी सरकार की बहुत सारी आई छत बनाने के लिए। तो पहले कच्चे घर ही होते थे, और द्विवेदी जी तो काफ़ी सालों पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर साल गंगा की बाढ़ में उनके बह जाने की आशंका बनी रहती है। अब ऐसा घर इसलिए बनाते थे छप्पर का, एक तो गरीबी भी थी, दूसरा उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं था। फिर क्या होता था, हर साल बाढ़ आती तो बह जाता, तो फिर से बनाना पड़ता। एक बार मेरे साथ एक आर्मी के पर्सन थे, वो असम से थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप, वहाँ भी बहुत बाढ़ आती है, कि ब्रह्मपुत्र में इतनी बाढ़ आती है, आप कैसे क्या मैनेज करते हैं? तो मुझे उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने मुझे कहा कि सर, हमारे घर के दो हिस्से होते हैं। अब पर्टिकुलर वो जहाँ रह रहे होंगे वहाँ की बता रहे हैं, सब जगह का मैं नहीं कह रहा हूँ, कि हमारे यहाँ दो हम मंजिल में हमेशा घर बनाते हैं। तो जो नीचे वाला जो हमारा मंजिल होता है उसमें हम बारिश आने के पहले तक रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जैसे ही बाढ़ आती है, पानी आती है, तो वो पूरा जो है वो उससे भर जाता है। तब हम ऊपर वाली मंजिल में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी फिर हम ऊपर रहते हैं। जब वो बारिश का पानी घटता जाता है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, फिर उस वापस नीचे वाली मंजिल को साफ करके और फिर वापस उसमें चले जाते हैं। तो ये आप सोचिए भारत भूमि कितना, और असम से तो हमारा राजस्थान का भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भी हम जुड़े हुए हैं। तो मुझे बड़ी ये रोचक बात लगी कि जैसे मैं अपने ही घर की कल्पना करने लगा कि दो मंजिल का घर हो और बारिश के पहले आप नीचे रहते हैं, और बारिश आने पर जब पूरी बाढ़ आ जाती है तो वो नीचे की मंजिल तो पानी में मग्न हो गई और फिर ऊपर शिफ्ट हो गए। तो दुनिया अद्भुत है, और जितना हम जानते हैं उससे कई बढ़कर है। इस बाढ़ के कारण कई कई गांव प्राय एक झुंड बांधकर बसने को बाध्य होते हैं। आप जानते ही हैं बिहार की बाढ़ जो है बड़ी विकराल है, कोसी का कहर कहा जाता है। तो झुंड टाइप बन जाते थे, बीच बीच में पानी आ जाता था। इन ग्रामों की अवली को कोई भी पर्यवेक्षक आसानी से लक्षित कर सकता है। अवली यानी एक पंक्ति होती है, जैसे आप देखते हैं पक्षी एक तरह से उड़ते हैं, तो गांव में घर भी उसी तरह से वहाँ बने होते हैं। तो कोई भी बाहर से देखने वाला वो उनको देख सकता है कि अच्छा एक ही क्रम में घर बने हुए हैं। तो इस भूभाग का इतिहास ही निरंतर बनते और मिटते रहने का है। जैसे अपने राजस्थान में अगर हम बात करें, हर प्रकृति की हर जगह एक नेचुरल गिफ्ट है, तो नेचुरल कुछ वो भी दिया हुआ है। जैसे हमारे यहाँ अकाल, पानी का कम होना, तेज गर्मी, ये हमारे कुछ कष्ट हैं। तो अपने यहाँ बाढ़ की कोई समस्या ही नहीं है उस तरह से। अब भली शहरों के बेकार विकास के कारण जरूर जो आने लगी, अदरवाइज हमारे यहाँ उस तरह की नहीं है। तो बिहार में जो है वो उपजाऊ भूमि, खूब बारिश और वो है, तो उसका नेचुरल जो है वो भी गड़बड़ कुछ है कि बाढ़ आ जाती है। तो निरंतर मिटते और बढ़ते रहने का है, यानी बाढ़ आप जानते पूरा साफ कर देता है, फिर वापस बसते हैं। इसलिए यहाँ के निवासियों में एक प्रकार का कुछ परवाह नहीं का भाव विकसित हो गया है। और जब आपको बाढ़ हर साल जब सब कुछ आपका छीन लेती है, तो फिर आप किसकी परवाह करोगे? मनुष्य किसकी परवाह करता है? घर की, ज़मीन की, खेती बाड़ी, उन सब की करता है। लेकिन जब बाढ़ उन्हीं सबको नष्ट कर देती है, हर साल की ये कहानी हो जाती है, तो फिर कोई परवाह नहीं करता उसकी कि हाँ मेरा क्या बिगाड़ेगा कोई। एक अजीब प्रकार की मस्ती और निर्भीकता इन लोगों के चेहरे पर दिखाई देती है। अपने गांव के लोगों के बारे में बात करते हुए द्विवेदी जी कह रहे हैं कि एक अजीब प्रकार की जो है निर्भीकता और मस्ती इन लोगों के चेहरों पर है। जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, और जब हम उस अंतिम पायदान पर होते हैं, तब हमारे अंदर डर भी नहीं होता, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। आप अगर रात्रि में उदयपुर की सड़कों पर कभी घूमें या कई बड़े शहरों पे, आप देखेंगे फुटपाथ के ऊपर कई जो है दिन में जो मांगते हैं या कुछ काम करते हैं या कुछ भी छोटे मोटे बेचने वाले होते हैं, वो मस्ती से उस पर सो रहे हैं, और तेजी से गाड़ियाँ निकल रही है, कुछ भी हो रहा है, वो गहरी नींद में सोए हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं। दूसरी तरफ बड़े बंगले में पूरा एसी चला के बढ़िया गद्दे पे बैठे हुए व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? इसीलिए
हमारा क्या बिगाड़ लेगा। यानी जो वो ज़मीन पे सो रहा है, उसने दिन भर में जो कमाया, खाया, पिया, ख़त्म। अब उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा भाई, क्या जेब से छीन के ले जाएगा। उसकी जेब में एप्पल का तो फ़ोन है नहीं, उसके पास वीवो का फ़ोन तो है नहीं जो कोई आप छीन के ले जाओगे। उसके पास कुछ नहीं है, कल सुबह फिर कमाएगा, फिर खाएगा। और अंदर जो बड़े गद्दे पर, बड़े एसी में, बड़े बंगले में बैठे हैं, उनको चिंता खाई जा रही है कि मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा ये नुकसान हो गया, वो हानि हो गई, मेरा इसमें हो गई। तो ये बात होती है जब आप सब कुछ कुछ नहीं होता है। वो कबीर का जो पकड़ स्वरूप होता है, जो हमारे यहाँ एक फ़कीरी भी एक बड़ा अलग मूल्य है, वो वाली बात है कि उनके चेहरों पर दिखता है ओझ बलिया के लोगों पर कि क्या है, विपत्ति के थपेड़ों से चेहरे सहज ही नहीं मुरझाते। यानी मनुष्य में जिजीविषा होती है, लड़ने की एक ताकत होती है, वो कभी नहीं मुरझाता उसका चेहरा। हमेशा लड़ने वाला मनुष्य संघर्ष सिखा देता है। ऐसी प्रकृति में कठिनाइयों में से रास्ता निकाल लेना इनका स्वभाव हो गया है। और उनके जो जन्मभूमि के रहने वाले लोग हैं, उनका कठिनाइयों से वो रास्ता निकालना एक स्वभाव बन गया है। इतिहास की यही विरासत इन्हें मिली है, नहीं तो गंगा जी के दोनों किनारों से कई मील की दूरी में न तो कोई पुरातत्व का अवशेष बच पाया है, न साहित्य का इतिहास लिखने वाले को प्रलुब्ध करने लायक कोई महत्वपूर्ण सामग्री। यानी कि कुछ तो इस जन्मभूमि की बात है, कुछ तो उनके गांव के लोगों की जिजीविषा है कि मीलों दूर तक गंगा जी के किनारे में कोई चिन्ह नहीं बचा। यानी सब कुछ डूब गया, तहस नहस हो गया, यानी काफ़ी चीज़ें वहाँ मिट गई। लेकिन इस गांव का जो है ओज बलिया का, आदत दुबे के छपरे का वजूद आज भी है। ये तो कोई विशेष जो है बात होनी चाहिए। जब मैं अपनी विद्यार्थी अवस्था में हिंदी या संस्कृत का इतिहास पढ़ता था, तो मैं आश्चर्य और शोभ से देखता था कि हमारे इस भूभाग की कोई चर्चा उसमें नहीं है। यानी जब भी वो इतिहास और संस्कृत का इतिहास पढ़ते थे, तो बड़े उनको कष्ट होता था, शोक होता था कि भैया उनके जो भूभाग है उसकी चर्चा क्यों नहीं है। यानी ऐसा भूभाग जो इतनी विपत्तियों में भी खड़ा रहा, उसकी चर्चा क्यों नहीं है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इस भूमि ने संस्कृति के इतने विद्वान पैदा किए हैं कि कई गांव लहुरी काशी, छोटी काशी होने का दावा करते हैं और ठीक करते हैं। यानी ये जो उनके आसपास की जन्मभूमि है, इसने इतने विद्वान पैदा किए। और आप स्वयं जानते ही हैं, बिहार में तो प्रतिभाओं की बहुत जो है उर्वरक ज़मीन है, और वहाँ तो प्रतिभाएं इतनी पैदा हुई, अगर हम साहित्य या कहीं देखें तो वो भी द्विवेदी जी यही कह रहे हैं कि छोटी काशी होने का दावा है। यानी जैसे काशी में विद्वान लोगों की एक, बनारस कहा जाता है दुनिया का सबसे प्राचीन शहर था, एक तरह से सभ्यता है, और दुनिया भर के विद्वान वहाँ कर रहे हैं, लोगों ने वहाँ कितने धर्म वहाँ पे विकसित हुए। वैसे ही ये भूमि भी ऐसे महान लोगों से, ऐसे विद्वान लोगों से बनी है। मेरे गांव से थोड़ी ही दूर पर छाता नाम का एक गांव है, जिसे यहाँ लहुरी काशी कहते हैं। यानी जो उनके घर के पास ही एक दूसरा गांव है छाता, वहाँ जो है उसको छोटी काशी कहते हैं। बहुत दिनों से मेरे मन में ये शोभ संचित था। यानी ये सोचते थे कि भाई ये उसको क्यों छोटी काशी कहते हैं। मैं सोचता था कि क्या साहित्य में इस विद्वत प्रसूर भूमि की कोई देन नहीं है। यानी द्विवेदी जी सोचते थे कि क्या उनकी जो है गांव का कोई योगदान नहीं है साहित्य में, क्या उसी का नाम है केवल छाता गांव का, उनके गांव का नाम क्यों नहीं है। तो आज जो हमने बात की निबंध पे, उसको आज हम यहीं विराम देते हैं, और कल जब अगली कक्षा में, जब हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे, तो और हम इनके निबंध पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।